Assalamualaikum. Dear student, in today's lecture, we will discuss about non-Mendelian genetics. As you know, we have started a new subject of genetics, and we also have discussed about Mendel's first law, which is law of segregation and law of independent assortment. Now, we will discuss few things that not follow the Mendel's law. The first process and first thing is incomplete dominance. Actually, these are the exceptions of Mendel law, and you can say these are non-Mendelian genetics. First thing is, as the Mendel said about, and he always talk about complete dominance. यानी कि जो मेंडल थे उन्होंने कंप्लीट डोमिनेंस पे ही बात की थी। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक प्लांट लिया जो कि टॉल प्लांट है, एक प्लांट था शॉर्ट प्लांट, ठीक है। जब हमेशा उन्होंने टॉल प्लांट का क्रॉस किया शॉर्ट प्लांट के साथ, तो जो F1 जनरेशन थी वो फिनोटिपिकली डोमिनेंट, यानी कि फिनोटिपिकली वो टॉल प्लांट थे, बट जीनोटिपिकली इट वाज हिट्रोजाइगस, ठीक है। तो मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी हम हमेशा टॉल प्लांट का क्रॉस शॉर्ट प्लांट के साथ करते हैं तो इसमें ये दोनों का ब्लेंड है, ठीक है। यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों 50-50% हैं, बट अगर हम फिनोटिपिकली देखें तो ये प्लांट टॉल है, बल्कि टॉल है, शॉर्ट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो कैपिटल टी है इसने कंप्लीट डोमिनेट किया स्मॉल टी के ऊपर, ठीक है। और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव है। तो मेंडल ने जब ये क्रॉस किया तो उसके बाद डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट भी दिया, और मेंडल ने ये कहा कि ये हमेशा ऐसा ही होगा कि एक डोमिनेंट पेरेंट का क्रॉस जब आप रिसेसिव के साथ कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमेशा जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं दे ऑल शो द कैरेक्टर्स दैट द डोमिनेंट पेरेंट हैव, ठीक है। बट हियर आर फ्यू एक्सेप्शंस, एंड दीज एक्सेप्शंस आर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड फ्यू अदर्स। इसमें सबसे पहली जो है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मेंडल ने कहा था कि सारी जो डोमिनेंस है वो कंप्लीट डोमिनेंस है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें these are not the examples of complete dominance but these are the examples of incomplete dominance or maybe codominance. And here you can see on the screen exceptions are incomplete dominance, codominance, multiple alleles, polygenic trait and sex linked trait all not follow Mendelian genetics or Mendel's law. First thing is incomplete dominance. Actually, incomplete dominance में क्या होता है कि जब हमारे पास एक पेरेंट है, यानी कि अगर हम प्लांट की ही बात करें, इफ वी हैव अ प्लांट जिसकी फिनोटाइप जो है वो रेड है और एक हमारे पास प्लांट है जो कि व्हाइट कलर का प्लांट है, तो अगर आप इन दोनों को क्रॉस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मेंडल जो F1 की जनरेशन है उसके पास क्या होना चाहिए था, रेड फ्लावर होना चाहिए था, क्योंकि जो रेड है वो डोमिनेंट है और जो व्हाइट है वो क्या है, रिसेसिव है। तो इसके अकॉर्डिंग जो F1 जनरेशन है वो क्या होनी चाहिए थी, वो रेड फ्लावर होने चाहिए थे, बट द रिजल्ट्स आर ओपोजिट। और यहाँ पे एक्सेप्शन मतलब थी मेंडेलियन लॉ की, और इन रिजल्ट्स को आप ये कह सकते हैं कि ये मेंडल ने क्योंकि उनके डेथ के बाद ये दोबारा से काम रीडिस्कवर हुआ और ये चीजें देखी गई कि नॉट ऑल द कैरेक्टर्स फॉलो द मेंडल्स लॉ। तो इसमें ये था कि क्या कभी रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर अपीयर ही नहीं होगा या होगा। तो फिर जब उन्होंने F1 का क्रॉस F1 के साथ किया, यानी कि F1 के साथ किया, यानी कि पिंक कलर के फ्लावर का पिंक कलर के फ्लावर के साथ ही क्रॉस किया, जो कि फिनोटिपिकली क्या था, फिनोटिपिकली पिंक था बट जीनोटिपिकली कैपिटल R और W था, ठीक है। जब इसका क्रॉस इसके साथ किया तो F2 जनरेशन में रेड कलर का फ्लावर भी था, व्हाइट कलर का फ्लावर भी था और पिंक कलर का फ्लावर भी था। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम ही होती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये F1 जनरेशन एक पेरेंट ये है और एक पेरेंट ये है, ठीक है। जब इसका क्रॉस किया हमने तो कैपिटल आर ये दोनों जो हैं वो रेड थे। अब ये भी रेड है और ये भी रेड है,
सॉरी, ये पिंक है और ये भी पिंक है, और ये जो दोनों है ये दोनों रेड फ्लावर्स है। ठीक है, इसका मतलब है 50% चांस है पिंक फ्लावर के और 50% चांस है रेड फ्लावर के। What is the probability of white flower if pink flower are bred with pink flower? यानी कि अगर हम पिंक फ्लावर की को क्रॉस पिंक कलर के साथ ही करें तो आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। ठीक है, कि व्हाइट फ्लावर आने के कितने % चांसेस हो सकते हैं अगर आप पिंक का क्रॉस पिंक के साथ ही करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, पिंक फ्लावर की जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू है, और कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू के साथ ही आपने इसका क्रॉस करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रॉस किसके साथ किया है, इस यहाँ पे हमने रेड का क्रॉस किया पिंक के साथ, तो ये प्रोबेबिलिटी आई है हमारे पास। ठीक है, अब आपने ये सॉल्व करना है, इसमें आपने ये बताना है कि पिंक का अगर हम पिंक के साथ क्रॉस करेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी है व्हाइट फ्लावर होने की। ठीक है, अब जो अगली एक्सेप्शन है वो है कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस, को का मतलब होता है इक्वल, डोमिनेंस का मतलब है जो खुद को एक्सप्रेस कर रही हैं। दो हमारे पास पेरेंट्स हैं जो कि ऑफस्प्रिंग में उनके दोनों जीन्स जो हैं, ये दोनों अलील्स जो है वो कंप्लीटली डोमिनेट कर रही हैं और दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो इसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक फॉर एग्जांपल काउ है जो कि ब्लैक कलर की है, और एक हमारे पास काउ है जो कि व्हाइट कलर की है। जब हमने इन दोनों की ब्रीडिंग करवाई तो जो हमारे पास काउ थी वो स्पॉटेड काउ थी। ठीक है, ना तो ब्लैक कलर वाली अपेयर हुई है और ना ही व्हाइट वाली अपेयर हुई है, बल्कि इन दोनों का ब्लेंड अपेयर हुआ है जो कि स्पॉटेड काउ की शेप में हुआ। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अगर ये डोमिनेंट होता तो इसका मतलब है कि F1 जनरेशन में ब्लैक काउ होनी चाहिए थी। अगर व्हाइट डोमिनेंट होता तो इसका मतलब है F1 में अकॉर्डिंग टू मैंडल ये व्हाइट होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे क्या है कि ना तो ब्लैक ने मतलब डोमिनेंट है ओवर व्हाइट, और ना ही व्हाइट डोमिनेंट है ओवर ब्लैक। इसका मतलब है बोथ ब्लैक एंड व्हाइट बोथ आर डोमिनेंट, सो दे इक्वली कंट्रीब्यूट इन F1 जनरेशन। ठीक है, और यहाँ पे आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉसिबल फिनोटाइप क्या होगी अगर आप कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू का क्रॉस करते हैं कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू के साथ, यानी कि एक सपोर्टेड कॉ का क्रॉस आप सपोर्टेड कॉ के साथ करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी आती है। तो इसमें कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि जीनोटिपिकली 1:2:1 ही है, बट जीनोटिपिकली ये रेशो सेम नहीं है। यानी कि ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, और ये दो जो है ये स्पॉटेड काउस। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल है, आप यहाँ पे ये भी हॉर्न जो एक है ये भी कोडोमिनेंस की एक एग्जांपल है जिसमें आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। ब्लो इमेजिनरी ऑर्गेनिज्म, नोट हॉर्न शेप, neck length, fur shape, tail length. Now determine the type of inheritance of four types traits by examining the phenotype of parent and offspring. यानी कि आपने इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है इसके हॉर्न का, लेग्स का, फर का और टेल का। ठीक है, आप कोई भी इसकी जीनोटाइप रख सकते हैं, फिर आपने इसका क्रॉस करवाना है। क्रॉस करने के बाद आपने इसकी जीनोटाइप लिखनी है, फिनोटाइप लिखनी है, आपने इसका क्रॉस करना है। अगर आपको क्रॉस की समझ आ जाएगी फिनोटाइप और जीनोटाइप, तो इसका मतलब है आपको ये जो मैं बता रही हूँ वो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपने कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करना है कि आपको इसकी समझ आ गई है। ठीक है, और अगर आपको समझ नहीं आएगी आई विल डू एन अदर लेक्चर जिसमें हम ये चीज डिस्कस करेंगे दोबारा से। ठीक है, बट इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, तो आपको ये समझ आ जाएगी होपफुली। बट अगर आपको एग्जाम में ये चीज आती है तो यू कैन ओनली राइट वन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर द काउ, एंड द सेकंड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ब्लड ग्रुप। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो ब्लड ब्लड ग्रुप हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर 4 टाइप्स, ए बी एंड ओ। ठीक है, अब जो ब्लड ग्रुप का जीन है वो है जीन आई। ठीक है, अब ये एक आप कह सकते हैं मल्टीपल अलील की एग्जांपल है, क्योंकि हर जीन को 2 अलील्स कंट्रोल करती हैं एक्सेप्ट ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप की एक से ज्यादा अलील्स होती हैं। ठीक है, अब अगर कैपिटल आई के ऊपर ए है तो फिर भी ब्लड ग्रुप ए होगा, और अगर कैपिटल आई के ऊपर ए है और स्मॉल आई है तो फिर भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। सेम ऐसे ही ब्लड ग्रुप जो बी वाला पर्सन है उसकी भी यही प्रोबेबिलिटी होगी। अगर स्मॉल आई है तो ही ब्लड जो है वो क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे
अगर ये वाली जीनोटाइप है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर ये वाली है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, अब देखो इस पूरे ए बी ब्लड ग्रुप में ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कैपिटल आई ने स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेट किया है। ठीक है, ये मेंडल के लॉ को फॉलो कर रही है, और ये भी मेंडल के लॉ को फॉलो कर रही है, और ये भी मेंडल के लॉ को फॉलो कर रही है। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये कि ये जो ए बी है, एक पेरेंट का ब्लड है ए, एक का ब्लड है बी, तो जो बच्चा है उसका ब्लड है ए बी। इसका मतलब है फादर ने भी इक्वली, उसके जीन्स भी इक्वली डोमिनेट कर रहे हैं और मदर के भी, इसीलिए जो बच्चे का ब्लड है वो ए बी है। ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कोडोमिनेंस की। आई होप आपको कोडोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, यहाँ पे भी हमने वही डिस्कस किया है। अब आपने यहाँ पे क्रॉस करना है कि इफ अ वुमन विद ए बी ब्लड हैज चिल्ड्रन विद अ मैन हु हैज ब्लड टाइप ओ, यानी कि एक मदर है, एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, और जो उसका हस्बैंड है उसका ब्लड ग्रुप है ओ। आपने क्रॉस करके बताना है कि उसकी जो चिल्ड्रन है उसकी फिनोटाइप कैसी होगी। ये बहुत इजी है, आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपने इसका क्रॉस करना और प्रैक्टिस करके बता दें। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम है कि एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, और उसका जो फादर है, अ वीमेन विद टाइप बी ब्लड हैज अ चिल्ड्रन विद टाइप ओ। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि क्या पॉसिबिलिटी है उसके जो हस्बैंड है उसका ब्लड ग्रुप, इफ हर हस्बैंड हैज टाइप ए ब्लड, हाउ इज इट, आपने बताने की कैसे पॉसिबिलिटी है कि उसके हस्बैंड का ब्लड जो है वो ए होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये मल्टीपल एलील्स का मतलब है कि अगर एक ट्रेट को मल्टीपल एलील्स कंट्रोल करी हैं तो इसको हम मल्टीपल एलील्स कहेंगे, जैसे कि ब्लड ग्रुप बी एक एग्जांपल है मल्टीपल एलील की। ठीक है, when more than two varieties exist in a trait, many animal have a variety of coat color, जो कि ये भी एग्जांपल है किसकी, मल्टीपल एलील्स की। ठीक है, उसके बाद है पॉलीजेनिक ट्रेट्स। पॉलीजेनिक ट्रेट्स का मतलब है कि अगर हमारे पास मोर देन वन जीन है, जो कि बहुत सारे जीन्स हैं जो कि सिंगल करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। ठीक है, जैसे कि स्किन का कलर, इसको 4 से 6 जीन्स जो है वो डिटरमिन कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, और ये सारी की सारी एक्सेप्शंस हैं मेंडेलियन लॉ की। उसके बाद है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि कुछ क्रोमोसोम्स हमारे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स हमारे वाई क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। ठीक है, एज यू नो वी हैव 46 क्रोमोसोम इन वन सेल, आउट ऑफ 46 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर ऑटोसोम क्रोमोसोम एंड 23rd पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब अगर बोथ द क्रोमोसोम आर बोथ द alleles, you can say both the genes are same, it will be homozygous, और अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो इट विल बी heterozygous। ठीक है, अगर जो ये कोई फॉर एग्जांपल कोई भी इनहेरिटेंस है, अगर वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होगी तो उसको हम एक्स लिंक्ड कहेंगे, अगर वाई के ऊपर होगी तो उसको हम वाई लिंक्ड डिजीज, या फिर कोई भी जीन या कोई करेक्टर जो है वो वाई लिंक्ड करेक्टर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस, एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, रिसेसिव का मतलब क्या है कि जब दोनों जीन्स, फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंड है तो आप इसको डिनोट कर सकते हैं रिसेसिव करेक्टर को स्मॉल सी के साथ, और अगर एक नॉर्मल पर्सन है तो उसकी जो इस कलर ब्लाइंड की जीन्स होंगी वो कैपिटल सी होंगी। अगर किसी पर्सन के पास कैपिटल सी है देन अ पर्सन इज द नॉर्मल, अगर किसी पर्सन के पास स्मॉल सी है इसका मतलब है वो पर्सन कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड का मतलब है कि वो रंगों के अंदर सही से डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ये एक सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो भी जीन प्रेजेंट होता है ना, उसमें मेल के अंदर ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो डिसऑर्डर उसमें मेल में ज्यादा हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर कैपिटल सी इसके ऊपर होगा देन अ मेल विल बी नॉर्मल, और अगर स्मॉल सी होगा देन अ मेल विल बी एबनॉर्मल या कलर ब्लाइंड। ठीक है, यानी कि 50-50% चांसेस है। बट अगर जो फीमेल है उसके एक्स के ऊपर कैपिटल सी और दूसरे एक्स के ऊपर
अब बी कैपिटल सी है तो वो फीमेल नॉर्मल होगी, और अगर कैपिटल सी एक एक्स के ऊपर है, दूसरे के ऊपर स्मॉल सी है, फिर भी वो फीमेल नॉर्मल होगी। बट वो कलर ब्लाइंड कब होगी? जब दोनों एक्स के ऊपर स्मॉल सी होगा। इसका मतलब है 70% चांस है कि वो नॉर्मल फीमेल हो सकती है, और सिर्फ 25% चांस है कि वो फीमेल कलर ब्लाइंड हो सकती है। ठीक है, अब आपने ये क्रॉस करना है कि इफ अ वुमन विद नॉर्मल वीएन हैज चिल्ड्रन विद अ मैन हु इज कलर ब्लाइंड, यानी कि एक फीमेल जो कि नॉर्मल है, ठीक है, और उसका वो जो जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि उसके बच्चों में कितने % प्रोबेबिलिटी है कलर ब्लाइंड होने की। ठीक है, विल एनी चिल्ड्रन बी कैरियर, कोई कैरियर भी हो सकता है, कलर ब्लाइंड भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। तो आपने इसकी क्रॉस करके इसको प्रैक्टिस करनी है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो फीमेल है वो नॉर्मल तो है, बट आपने दोनों केसेस में, एक तो कैपिटल सी के साथ फीमेल का एक फीमेल एक्स एक्स के ऊपर कैपिटल सी वाली का क्रॉस करना है मेल के साथ, और फिर आपने कैपिटल सी स्मॉल सी का क्रॉस करके देखना है कि क्या उसके अंदर प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक फीमेल नॉर्मल है, ठीक है, इसलिए हमने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा एक्स एक्स के ऊपर। ठीक है, अब ये एक्स है, ये फीमेल नॉर्मल है, अब ये जो मेल है ये कलर ब्लाइंड है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें दोनों जो उसके सन है, अगर बेबी सन होते हैं बोथ सन विल बी नॉर्मल, और जो दोनों फीमेल हैं वो क्या होंगी, कैरियर होंगी। ठीक है, यानी कि एक एक्स नॉर्मल है, एक एक्स उसका कलर ब्लाइंड है, तो दोनों फीमेल जो हैं वो कैरियर होंगी, और जो सन है वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। यानी कि सारे बच्चे जो हैं उनके नॉर्मल ही होंगे। ठीक है, जो कैरियर का मतलब है कि जो फिजिकली देखने में सही लग रही है लेकिन जीनोटाइपिकली वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो थे वो क्या है, एक्सेप्शंस हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स की। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।